हेलो, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस हफ्ते के वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारी वॉच लिस्ट में होंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। सो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी जो पिछले हफ्ते निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जब संडे वाले दिन आई थिंक 1 जून को, जब 1 जून सैटरडे को जब लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से सैटरडे इवनिंग से एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए थे और बड़ी ही ब्रूटल मेजॉरिटी बीजेपी की सरकार को वहाँ पर दिख रही थी। और उसके चलते जब मंडे का दिन था, मार्केट्स गैप अप ओपन हुए और काफ़ी हद तक गैप अप ही क्लोज आउट भी हुआ है मार्केट का अल्टीमेटली। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट पूरा मिक्स्ड गवर्नमेंट का था, जहाँ पे बीजेपी को 2014 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो खुद के बलबूते पे सरकार नहीं बना सकती थी। उसे उसके जो अलायंस पार्टनर्स है एनडीए में, उनकी सपोर्ट के साथ ही गवर्नमेंट बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। सो इसके वजह से मार्केट में एक जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे थे, वैसे वैसे आप देख सकते हो कि मार्केट में एक ज़बरदस्त तरह की बेरिश कैंडल बनी। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया था कि यहाँ से अब शायद मार्केट जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ये टॉप बन चुका है मार्केट का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने वाले उसके बाद रिजल्ट के बाद वाले 1 2 दिन 3 दिन जो है, मार्केट फिर से अपने वही ऊंचाई जो उसकी फर्स्ट जून के एग्जिट पोल के बाद जो उसने हाई लगाया था, उसके अराउंड वहाँ पर जाती हुई दिख रही है। तो नेट नेट एक शेकआउट था यहाँ पर, जिसमें कि ऐसा हुआ जो वीक हैंड्स होते हैं उनको मार्केट ने शेकआउट किया, या फिर जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते थे उनके प्रॉफिट्स बुक हुए। हाईएस्ट लेवल पे उन्हें अच्छी कीमत मिली प्रॉफिट बुक करने की, और वो निकल गए यहाँ से। ओके, सो ये था निफ्टी इंडेक्स के बारे में। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो स्टॉक्स थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किए थे। तो मिंडा, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिंडा ने एक गैप अप ओपनिंग देके अपने पिवट से ऊपर चला गया था, और नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आया तो उस वक्त धड़ाम से ये नीचे गिर गया था। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये एक गैप डाउन ओपनिंग कही जाएगी इसको, मिंडा की। और यहाँ से ये सीधा इसने यहाँ का जो स्टॉप लॉस था इसको हिट किया हुआ है। लेकिन अगेन वहीं से प्राइस रिवर्स होती है, और फिलहाल ये हमारे जो बाइंग पॉइंट था उसके ऊपर ही है, ट्रिगर पॉइंट के ऊपर ही है। देन एस जे एस, सेम वाली स्टोरी। बेसिकली ये जो था ना, जिस दिन रिजल्ट आए वो एक शेकआउट डे था। शेकआउट डे ये होता है कि प्राइस जो है अपने प्रीवियस स्विंग लो से नीचे जाती है थोड़ी देर के लिए, और नेक्स्ट डे या फिर उसी दिन वो वापस से अपने बेस में आ जाती है। तो ये शेकआउट वाला दिन था जिस दिन रिजल्ट आया 4 मई का, सॉरी 4 जून का, सॉरी मैंने शायद 2 जून कह लिया था। तो ये 4 जून वाला जो कैंडल है, वो अक्सर स्टॉक्स ने यहाँ पे शेकआउट दिया है। जहाँ जहाँ ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर बाइंग हुई। अगेन ये स्टॉप लॉस, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, और अगेन प्राइस जो है ऊपर चली गई। क्रॉम्पटन में हालांकि ऐसा नहीं हुआ। क्रॉम्पटन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ट्रिगर पॉइंट है उसके आसपास ही फिलहाल प्राइस जो है मंडरा रही है, उसका ट्रिगर हिट नहीं हुआ है। अगर आपको मैं क्रॉम्पटन का चार्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ, तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल वाला थीम है। अगर आप ये वीकली चार्ट को देखोगे तो आपको यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते दिखेंगे ये पूरे पीरियड में। लेकिन अब जो है इसमें हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं। ये वाले लो से ये वाला लो ऊपर है, स्विंग लो, इसलिए हम इसको हायर लो कह रहे हैं। तो हायर हाइज एंड हायर लोज का जो सीक्वेंस है वो चलता हुआ अभी हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो क्रॉम्पटन जो है ये भी हमारे एक वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ स्टॉक है। देन ग्रेविटा, ग्रेविटा भी एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक जिसने हमारे जो ट्रिगर है उसको हिट किया नहीं है, और ये भी उसी के आसपास चल रहा है। और ग्रेविटा का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इसकी हिस्ट्री है, जब भी ये ऐसे कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो देर इज़ अ चांस कि ये एक अच्छा रनअप स्टेज करता है। तो इसीलिए ग्रेविटा को भी हमने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है।
अब आते हैं ऐसे स्टॉक्स के तरफ जो कि हमें इस वीक समझ में आए हैं, जो नए मिले हैं हमें, तो उनके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स को मैंने बुकमार्क जैसे किया हुआ है। ये वही स्टॉक है जो लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किए थे। सो दिस इज़ मारिको। मारिको आज हमारे रडार पर आया है। द रीज़न बीइंग कि एक बड़े कंसोलिडेशन से ये ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, और यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजेस इस स्टॉक ने दिए हैं। और जनरली जब ऐसे बड़े कंसोलिडेशन से कोई भी स्टॉक बाहर निकलता है, कोई भी प्राइस उसकी जब ये रेंज को तोड़कर बाहर निकलती है, तो दैट मीन्स के अब जो है स्टॉक अपने अपर ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है। उसके उसकी ट्रैजेक्टरी जो है वो अब थोड़ी सी चेंज होने वाली है। तो ये रेंज अल्टीमेटली स्टॉक ने डिफाई किया, और अब वो अपनी नई रेंज इस्टेब्लिश करने की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ गेल। तो अगेन गेल में भी वही हाल था जो मिंडा कॉप एसजेएस वगैरह में था। तो यहाँ पर भी एक गैप अप हुआ था। हमारे जो ट्रिगर है उसके कई पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे गैप अप हुआ। अल्टीमेटली जो नेक्स्ट डे आया, तो एक बड़ा सा भूचाल इसके अंदर विथ वॉल्यूम, बट अगेन प्राइस जो है फिर से हमारे जो ट्रिगर पॉइंट है उसके आसपास जाकर बैठी हुई है। सो दीज थिंग्स हैपन इन द मार्केट। और ख़ासतौर से जब कोई बड़े इवेंट्स होते हैं, तो उनके आसपास ऐसे वायलेंट मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है उसको कैलकुलेट करें, और उसके हिसाब से अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको प्लान किया जाए। बिकॉज़ किसी के कहने पर या किसी से सुनने पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपना पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में लगा दिया। ऐसे से हो सकता है कि आपका कैपिटल भी वाइप आउट हो जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में कि रिस्क मैनेजमेंट जो है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़रूरी है। आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट किया है तो आप एक सुकून की नींद सो सकते हो। अगर आपने एक ऐसी एक्सपोनेंशियली बहुत बड़ी पोजीशन ली है और अब आपको डर लग रहा है कि आप कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो रिस्क आप ले सकते हो वैसे ही पोजीशन बनाएं, और उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखें। नेक्स्ट इज़ ग्लैक्सो। ग्लैक्सो का भी सेम सीन है जैसे हमारे मारिको में था। मैं आपको इसका वीकली चार्ट बताता हूँ। आप देख सकते हो कि ग्लैक्सो भी एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से बाहर निकला। देन उसने यहाँ पे फिर से रीटेस्ट किया अपने इस जोन को, एंड उसके बाद से फिर से एक टेनिस बॉल एक्शन करेंगे, या फिर एक सपोर्ट लेकर वापस से अपवर्ड जर्नी उसकी शुरू हुई है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल का जो सेटअप है वो दिखाई दे रहा है, और जो प्राइस है वो 200 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से एक उम्मीद है कि ग्लैक्सो 2650 के बाद शायद अपनी जो जर्नी है इसको कंटिन्यू करे, हायर हाइज एंड हायर लोज वाली। तो इसलिए हमने इसको वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। रुस्तम रियल्टर्स। रुस्तम रियल्टर्स में क्या है कि ये एक न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, और न्यूली लिस्टेड स्टॉक होने के साथ साथ अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बेस बना हुआ दिख रहा है। और प्राइस जो है इसकी खासियत ये है, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था, तो 200 डे मूविंग एवरेज को प्राइस कभी भी बीच ब्रीच नहीं कर रही है ना। जब भी कर रही है तो इमीडिएटली उसके ऊपर जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बड़े जो इन्वेस्टर्स है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, उनका कहीं न कहीं इसको सपोर्ट है, जो इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड चेंज नहीं होने दे रहे। ऑब्वियसली इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी नहीं है, बट ये जो चीज़ें होती है ये ख़ास नोटिस करने लायक चीज़ें होती है, जो बताती है कि कोई बड़े लोग हैं या बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके फ़ेवर में हैं, एंड दे डू नॉट वांट इट टू गेट इंटू द डाउन ट्रेंड। सो ये चीज़ नोट करने के बाद यहाँ पर एक 752 का एक पिवट है, जो कि हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये प्राइस इसके पास, इसको क्रॉस करने के बाद कैसे बिहेव करती है।
मोस्ट लाइकली अगर ये पिवोट क्रॉस करके प्राइस ऊपर जाती है तो ये एक अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है या इसका जो पेस है, ये पेस बढ़ सकता है। नॉट श्योर कि ऐसा ही हो, बट गिवन द फैक्ट्स कि ये बार बार 200 डेज का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है और एक अच्छा सा बेस यहाँ पर रिसेंटली बना हुआ है, तो बहुत चांसेस लगते हैं कि प्राइस अब यहाँ से एक अपसाइड जर्नी शुरू कर सकती है। नेक्स्ट इज जाइडस वेलनेस। सो जाइडस वेलनेस का अगर मैं आपको अगेन इसका भी वीकली चार्ट में आपको बताऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। उसके बाद ये 2022 से लेके तो अब तक प्राइस जो है अपना बेस यहाँ पर क्रिएट कर रही थी, और अब रिसेंटली रिजल्ट्स के बाद जो है इसमें मूव आना शुरू हुआ है। आप देख सकते हो कि इसके 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स, लास्ट लास्ट टू लास्ट 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट जो थे ये निगेटिव साइड में थे, और रीसेंट रिजल्ट इसका पॉजिटिव आया है। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस के अंदर जो है एक ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ से पूरे अपने बेस से बाहर निकली है प्राइस। और अब यहाँ से ये कैसे मूव करती है, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट होगी, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कुछ इस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस जो है यहाँ पर एक कंसोलिडेट करे थोड़ा, एंड देन एक पिवट हमें बनाकर दे, जहाँ से एक फेवरेबल हमारा रिस्क रिवॉर्ड अगर हमें मिलता है तो ज़रूर इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे एक पोजीशन बनाने के लिए। अगेन ये पोजीशंस या जो जो भी स्टॉक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, मेरे रेफरेंस के लिए है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे मेरे कहने पर या ये वीडियोस देखकर आप उसमें डालें या उनसे निकालें, बिकॉज़ जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बस एक नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसको उसी तरह से ट्रीट करें। जब भी आपको डिसीजन लेने हैं तो प्लीज़ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र से ही फाइनल डिसीजंस ले। ओके, मूविंग ऑन। तो वर्रॉक इंजीनियरिंग, अगेन इसके अंदर भी एक रिवर्सल जो है ओवरऑल ट्रेंड का वो देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और उसी बेस के आसपास 52 वीक हाई के आसपास अभी एक अगेन एक थोड़ा थोड़ा सा बेसिंग पीरियड है। और इसकी ख़ास बात यह है कि जब आप देखते हो इसके जो रेड वॉल्यूम्स है, जब भी प्राइस थोड़ा सा नीचे आती है तो उस वक्त के वॉल्यूम्स आप देख सकते हो कि उनमें कितनी गिरावट देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स नहीं है स्टॉक में। और जब भी ऐसे स्टॉक कोई पिवोट को क्रॉस करके ऊपर जाते हैं तो लेसर वॉल्यूम्स की वजह से, जब मार्केट में उसका सप्लाई नहीं है और डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है, ये 632.85 या 633 के बाद सपोज़ अगर इसमें डिमांड आना शुरू हो गई और मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो फिर ये एक्सपोनेंशियली मूव कर सकता है स्टॉक। सो दैट इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, वो आपको ये वॉल्यूम्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने में को मिलता है। सो अगेन यहाँ पर भी हम वही वेट कर रहे हैं कि ये जो बेस बन रहा है ये कब कंप्लीट हो और उसके बाद एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली पोजीशन हमें देखने को मिले। देन द नेक्स्ट इज टिमकेन। आई थिंक टिमकेन को मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। टिमकेन में क्या है कि सेम वही एक बेसिंग पीरियड है, वो ख़त्म करके प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था और फिर कंसोलिडेट कर रही है लोअर वॉल्यूम्स पर। तो अब ये जो रीसेंट जो कंसोलिडेशन है, जब भी ये ख़त्म होगा और उसके बाद ब्रेकआउट आएगा, तो देखते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव करती है। पीजीईएल हमारा लास्ट वीक का स्टॉक है। अगेन इसमें भी सेम शेकआउट देखने मिला, प्राइस ऊपर खुली, लेकिन जो एक स्टॉप लॉस कह सकते हो या फिर एक लॉजिकल स्टॉप कह सकते हो, उसके नीचे प्राइस गई है, एंड अगेन नेक्स्ट 2-3 डेज में उसने रिकवर कर लिया। एच एफ सी एल में रिकवरी अब तक आई नहीं है। एच एफ सी एल में बस प्राइस यहाँ से नहीं, बट इसका भी ट्रिगर हुआ नहीं है। एच एफ सी एल में ट्रिगर से पहले ही प्राइस नीचे गिरती हुई दिख रही है आफ्टर द एग्जिट पोल्स, और अभी तक तो इसने रिकवर किया नहीं। 50 डेमा के भी नीचे दिख रही है मुझे प्राइस, पता नहीं फिर ये यहाँ से स्ट्रेंथ इसमें होगी या नहीं।
बट सिंस आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता था इसलिए यहाँ पर रखे थे। अभी मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। गेल का गेल एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली भी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। देखते हैं आगे अगर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बनता है तो उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कुछ स्टॉक्स थे जो फ़िलहाल हमारे रडार पर है। ग्लैक्सो मारिको, रुस्तम रियल्टर्स, देन जाइडस लाइफ साइंसेस, रॉक इंजीनियरिंग एंड टिमकेन, और उसी तरह से एस जे एस, मिंडा, क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है, बट ये अच्छा टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है प्राइस का। एंड ग्रेविटा, ग्रेविटा का कैरेक्टरिस्टिक है जब भी ब्रेकआउट आता है ऐसे कंसोलिडेशन के बाद तो अच्छी तरह से वो प्ले आउट होता है। सो लेट्स सी कि इस बार भी ऐसा ही होता है या नहीं। आई होप कि आपको ये देखकर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो प्लीज़ आप एग्जैक्टली इसको कॉपी मत कीजिएगा। आप इसको सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो की तरह ही देखें, ना कि इसके बेसिस पर अपने पैसे इसमें डालें या इन स्टॉक्स में से निकालें। बिकॉज ये जो है आपको ये जो डिसीजंस है फाइनेंशियल डिसीजंस आपको हो सकता है कि आपको नुकसान भी दें। यू यू विल लूज़ योर मनी, और फिर जब आप मनी लूज़ करते हो दैट इज़ द अदर थिंग, लेकिन आपका उस पैसे से जो अटैच्ड चीज़ें होती है या जो भी आपके गोल्स होते हैं वो भी उसके साथ लूज़ हो जाते हैं या डिले हो जाते हैं। तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ख़ासतौर से फाइनेंशियल डिसीजन कोई भी लेने से पहले, या इन शॉर्ट कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपने जो भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है उन्हीं की राय लें। बस इन वीडियोस को देखने का जो मकसद है उसको सिर्फ एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की हद तक ही रखें। ठीक है। आई होप कि आपको हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें और आपके फ्रेंड्स को भी बताएं हमारे इस चैनल के बारे में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, गुड बाय।